फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको जो पिछला वाला वीडियो था जिसमें हम आपका क्लास 6 का पोएम का पूरा चैप्टर हम करा रहे थे। हनी शकल बुक का आपका जितने भी उसमें पोएम मेंशन है वो मैं पूरा ही करा रही थी, जिसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर करा चुके थे। जस्ट अ सेकेंड। फिर हम सेकेंड चैप्टर भी आपको देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर कराए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। देखिए, फर्स्ट वाले चैप्टर मैंने बताया था कि इंजामिनेट, रिपीटेशन, रिटोरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवाया था, बताया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लाइन में यूज़ हुआ है ये सब फर्स्ट वाले चैप्टर में। अ हाउस, अ होम। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी किए थे जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फिर उसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन ऐड किए थे। फिर हमारा सेकेंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने उसका भी आपको समरी बताया था। फिर उसका भी मैंने बहुत अच्छे से मीन्स पूरा बताया था, स्टेंजा वाइज आपको बताया था। फर्स्ट स्टेंजा की देखिए समरी यहाँ पर ऐड है। देन सेकंड स्टेंजा भी बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था। फिर इसकी समरी भी देखिए यहाँ पर ऐड है। ये देखिए, ये सेकंड स्टेंजा की समरी है। देन नेक्स्ट हम थर्ड, ये ऐसे मतलब पूरा मैंने चारों स्टेंजा आपको अच्छे से बताया था। फिर उसका कंक्लूजन भी बताया था। नेक्स्ट इस वाले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में जो हमारा है उसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं द काइट में, तो वो भी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पास मैंने डाला हुआ है कौन कौन से यूज़ हुए हैं। देखिए, सिमिल, एलिट्रेशन, इंजामिनेट, जस्ट अ सेकेंड, इंजामिनेट, रिपीटेशन। देख रहे हैं इतने डिवाइसेस यूज़ हुए। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी कराया था। फिर इसका भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छी तरीके से करवाया था। तो मैंने थर्ड चैप्टर भी हमारा मोस्टली कंप्लीट ही हो गया था। द क्वेरल भी हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन, स्टैंजा वाइज पूरे पोएम की को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर इसके भी हमने लिटरेरी डिवाइसेस कर लिए थे। अब फ्रेंड, जो इसका करना है वो हमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। दी क्वेरल का हम आज जो हमें करना है, दी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उसके बाद हमें पूरा करना है क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो में एक ही वीडियो में बनाने को तो मैं सारा एक चैप्टर एक ही वीडियो में बना लूँगा। प्रॉब्लम ये होता है फ्रेंड कि आप समझ पा रहे होंगे कि अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, और थोड़ी उस दिन प्रॉब्लम भी हो गई थी। मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर भी की थी कि किस वजह से मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो चलिए इस वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दी क्वेरल का आज हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दी क्वेरल चैप्टर से, हमारा थर्ड चैप्टर है ये हमारे पोएम कहानी शकल बुक का। ये थर्ड चैप्टर है जो कि आज हम कंप्लीट करें, जिसका हम सब कुछ आपको समरी पोएम का एक एक लाइन बता चुके हैं। इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए ये भी बता चुके हैं। तो आज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु द पोएट क्वेरल विथ, मीन्स पोएट किसके साथ क्वेरल करती। क्वेरल मीन्स होता है फाइट करना, झगड़ा करना। मीन्स किसके साथ वो पोएट झगड़ा करती रहती है, तो वो अपने छोटे भाई के साथ करती रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको सारे ही आंसर बहुत ही ईजिली आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले तो आप मैं सजेस्ट करती हूँ सबसे पहले तो आप जाके फर्स्ट वाला वीडियो इसका देख लीजिए, जो क्लास 6 का पोएम है, पोएम वाला वीडियो है फर्स्ट वाला, उसको पहले देख लीजिए। फिर ये सेकंड वाला देखिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट है। तो इसका आज हम तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फिर और हम कोशिश करेंगे कि इस वाले वीडियो में आपका ये वाला चैप्टर फ्रेंड कंप्लीट हो जाए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिड दे नो रीज़न बिहाइंड देयर क्वेरल, मतलब क्या वो अपने क्वेरल मीन्स झगड़े, क्या वो अपने झगड़े का रीज़न जानते हैं कि किस कारण से उनका झगड़ा हो रहा है। तो ये वो लोग नहीं जानते कि किस कारण से उनका झगड़ा हो रहा है। बस ऐसे ही झगड़ा पहले स्टार्टिंग में छोटा सा था, फिर बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाउ वॉज द क्वेरल एट द बिगनिंग, मीन्स जो क्वेरल था वो बिगनिंग में कैसा था। द क्वेरल वॉज लाइट, मीन्स स्लाइट मीन्स बहुत कम ही था, मीन्स धीरे धीरे था, वो बहुत ही नॉर्मल था। बट हाउ द क्वेरल एंड्स, बट इसका एंड कैसे होता है। द क्वेरल एंड्स टू समथिंग सीरियस इशू, मीन्स बहुत ज़्यादा ही वो सीरियस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, अगर जो किया होगा तो उसको ईजिली सब कुछ आ रहा होगा सारे क्वेश्चन। हु वर क्वेरलिंग एंड वाई, मतलब कौन कौन झगड़ा करता है और क्यों करता है। द पोएट एंड हर ब्रदर वॉज क्वेरलिंग विथ ईच अदर बिकॉज अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग created a big quarrel between them and it lasted from afternoon it dark in at night। वो फिर क्या पोएट क्या कहती है कि उस क्वेरल की वजह से मेरा जो आफ्टरनून था वो डार्क में मीन्स बदल गया, मतलब मेरा मूड ऑफ हो गया।
मीन्स वो जो क्वारल था किसके बीच था, उनके और उनके भाई के बीच था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक छोटी सी क्वारल स्टार्ट हुई थी जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, वाई डिड द क्वारल टर्न टू अ सीरियस इशू। जो क्वारल रहता है क्यों सीरियस हो जाता है, इसका आंसर है the quarrel begins with misunderstanding and it would continue if no one compromise or accept its mistake. Thus it would take a turn to serious issue. मतलब इसलिए वो हो जाता है क्योंकि पोएट को लगता है कि वो राइट है, उसके भाई को लगता है वो राइट है, लेकिन वो एक दूसरे को मतलब गलत समझते हैं और कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। तो इस वजह से क्या हो, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जिस वजह से वो जो क्वेरल रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस क्वेरल अ गुड थिंग, यहाँ पास पूछा गया है क्या क्वेरल करना अच्छी बात होती है। नो, इट्स प्रोबेबली कॉज टू सम सीरियस इशू इफ़ इट कंटिन्यूस एंड आल्सो हार्म आवर रिलेशनशिप। ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, अच्छी तरीके से पता है। बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द सोल्यूशन फॉर दिस इज टू कॉम्प्रोमाइज और एक्सेप्ट इट as a mistake for no further argument. This may save our relationship from turning into a bad one. मतलब अगर हम पे झगड़ा हो रहा है, अगर सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आप अपनी बुद्धिमानी दिखा लो। अगर ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है, तो अगर नहीं हो रहा है, नहीं, फाइट को सीरियस करने से मतलब कुछ नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो जिस प्रकार से यहाँ इस वाले चैप्टर में जो पोएट का छोटा भाई था वो लास्ट में क्या करता है, वो जाके अपनी गलती मान लेता है। वो कहता अपनी सिस्टर से सॉरी बोलता है, कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम यहाँ छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं खींचते, यहाँ पास अपना क्वेरल कंप्लीट करते हैं। हमारा 3rd चैप्टर भी फ्रेंड कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो 4th चैप्टर है जो कि ब्यूटी, जो हमारा 4th चैप्टर का नाम है ब्यूटी, जो हमारा पोएम है, तो उसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं हम लोग। द पोएम ब्यूटी इज़ रिटन बाय द पोएट। अब यहाँ पास आपके पोएट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे मेंशन कर लीजिए। E. Asher in this poem E. Asher tries to knowledge the beauty of tries to acknowledge the beauty of the things that are around us। वो मतलब ट्राई करना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे चारों तरफ क्या है, ब्यूटी है, तो उसको ये एब्जॉर्व करके इस पोएम को क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम आपको इस पोएम का थोड़ा सा समरी बता देते हैं। सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। अब यहाँ पास देखिए फर्स्ट ही लाइन में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा होगा कि ये दोनों बात एक ही आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पास नेक्स्ट लाइन चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पास आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्राइज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। अब इसका हिंदी में आपको बता देती हूँ। मैंने नीचे आपको पूरे लिटरेरी डिवाइसेस इस चैप्टर में जितने भी यूज़ हुए इस पोएम में पूरे नीचे लिखी हुई हूँ। हर लाइन में बताने से क्या फ़ायदा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ, पोएट जो कहता है कि ब्यूटी ज़रूरी नहीं है कि जो ब्यूटी दिखे वही ब्यूटी होती है, बट वो क्या होता है, ब्यूटी किस में होती है, जो देखने वाले की आंखों में होती है कि किस प्रकार से किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहा है। इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, ब्यूटी इज़ एवरीवेयर। वो कहता है कि ब्यूटी हर एक चीज़ में है, चाहे फूलों में देख लो, पत्तियों में देख लो, कपड़ों में देख लो, एनीथिंग एल्स, ब्यूटी हर जगह मीन्स सभी जगह ब्यूटी है। इट कैन बी सीन इन द सनलाइट, सनलाइट में आप देख सकते हैं, ट्रीज़ में देख सकते हैं, बर्ड में देख सकते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स में देख सकते हैं। क्रॉप्स मीन्स होता है वो जो खेत होता है उसका, ग्रोइंग क्रॉप्स में देख सकते हैं। पीपल हु डांस टू शो देयर हैप्पीनेस वेयर देयर क्रॉप्स आर रेडी। जब जो किसान रहते हैं, जब उनके क्रॉप्स, जो उनकी फसल रहती है वो रेडी हो जाती है, तो उसमें उनके जब वो डांस कर लेते हैं, उसमें जो खुशी वो अपनी शेयर करते हैं, उसमें आप ब्यूटी को सर्च कर सकते हैं। इस वाले स्टैंजा का ये मतलब था। तो इस प्रकार से हम चलिए सेकेंड वाला स्टैंजा समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ब्यूटी इज हियर्ड इन द नाइट, wind singing, rain falling, or a singer chanting, anything is earnest, sincere and honest conviction। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
ब्यूटी इज़ अ थिंग टू बी फील्ड। वो क्या कहते हैं, ब्यूटी ऐसी चीज़ है जिसे फील किया जा सकता है। इट कैन बी हियर्ड, इसे जिसे सुना सुना जा सकता है। मीन्स वन कैन लिसन टू इट, मतलब इसे मतलब तब भी सुना, मीन्स ब्यूटी तब भी फील की जा सकती है अगर आप उसको ध्यान से किसी चीज़ को प्यार से सुन रहे हो, तो उसमें भी ब्यूटी आप पा सकते हो। लाइक वन कैन हियर इट साउंड व्हेन नाइट्स फॉल, मतलब जो नाइट का अंधेरा होता है जिसमें उसमें बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है होता है, लेकिन उसमें भी राइटर को ब्यूटी नज़र आती है। मीन्स कहते हैं कि आप लोग इसमें भी ब्यूटी को पा सकते हो। व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो होती है, एंड क्रिएट्स अ साउंड, और हल्की हल्की जो आवाज़ क्रिएट करती है, या फिर जब बारिश होती है उसके जब फॉल्स गिरते हैं, मीन्स जब रेन फॉल्स होता है अर्थ पे, तो उसकी भी जो साउंड क्रिएट होती है, तो उसमें भी आप ब्यूटी को पा सकते हो। व्हेन अ सिंगर सिंग्स, या फिर कह ले कि जब कोई सिंगर गाना गाता है उस अपने उस टोन में भी उसके आप ब्यूटी को पा सकते हो। वो इसलिए वो कहते हैं कि ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, वन कैन इवन फील इट इन द सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन। अगर आप ब्यूटी को ढूंढो तो वो सभी जगह आपको सिंसियरली और ऑनेस्ट कन्विक्शन के रूप में मिलेगा। मतलब हर पर्सन को ब्यूटी देखने को मिलेगा। वो बस यही कहते हैं, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गॉड डीड्स हैप्पी थाट्स दैट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। अब इस वाले स्टैंजा में वो कहते हैं, ब्यूटी इज़ नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल आर विजिबल, मतलब कहते हैं ब्यूटी हमेशा एक्सटर्नल है, विजिबल नहीं होता। इट इज़ विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। वंस व्यू गुड एक्ट्स, वंस विशेस विश, वन इवन इमेजिन इन ड्रीम्स। कहते हैं कि कोई उसको ड्रीम में इमेजिन कर सकता है, कोई अच्छे तरीके से कर सकता है। ब्यूटी कैन बी वन वे ऑफ वर्क और इवन द स्टाइल ऑफ द टेकिंग रेस्ट। दस ब्यूटी इज़ वेरी वास्ट। कहते हैं कि ब्यूटी बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप फील करना चाहो ब्यूटी को, तो आप किसी भी चीज़ में ब्यूटी को पा सकते हो। इट कैन नॉट बी कन्फाइंड टू वन थिंग, रदर इट इज़ देयर एवरीथिंग। कहते हैं ब्यूटी को हम एक चीज़ में कन्फाइंड नहीं कर सकते, ये हमें सभी जगह देखने को मिलेगा। वी जस्ट नीड आइज़ एंड ईयर्स टू सी इट। मतलब बस हमें उस देखने का नज़रिया चाहिए, उसे सुनने का तरीका चाहिए कि अगर हमें ये नज़रिया है उसे देखने का, अगर हमें ब्यूटी हमें प्रेज़ करती है तो हमें ब्यूटी सभी जगह नज़र आएगा। बस हमें उसके लिए अपना नज़रिया बदलना होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पोएम। तो इसका हम लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले तो आपको इसमें इमेजरी देखने को मिलेगी। इमेजरी तो देखिए इस प्रकार से कि पोएम को राइटर इस प्रकार से लिखा है कि एक एक चीज़ वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है, कि उसमें से आपको लग रहा है कि आप इमेजिन कर रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ राइटर डिस्क्राइब किया है, चाहे सन की लाइट हो, चाहे सिंगर की सिंगिंग हो, वो इस तरीके से पोएम को लिखा है कि आपको लग रहा हो कि वो आप एक इमेज, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रहा होगा। इसलिए यहाँ पास इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइटिक डिवाइस दैट स्पार्क्स ऑफ द सेंसेस। हमारे सेंसेस को क्या करती है, स्पार्क करती है। इट अदर वर्ड इट मेक्स अस टू सी, हियर एंड फील इन द पोएट्री। तो इमेजरी का काम ही है कि हमें जिस प्रकार से पोएट ने इस प्रकार से प्रेजेंट किया हो कि हमें लग रहा हो कि हम उस चीज़ को साक्षात देख रहे हैं, उस आवाज़ को, चिड़ियों की गुनगुनाहट को साक्षात सुन रहे हैं, उस सिंगर की वॉइस को, सॉन्ग को साक्षात सुन रहे हैं। इस प्रकार से इमेजरी में पेश किया जाता है। इन द पोएम द पोएट यूजेस विजुअल इमेजरी, ब्यूटी इज सीन। इमेजरी कई प्रकार की होती है फ्रेंड। विजुअल होती है, ऑडियो होती है। मीन्स देखिए सबसे पहले विजुअल इमेजरी किस लाइन में मिला है, ब्यूटी इज सीन। तो वो जब कहते हैं कि ब्यूटी को देखा जा सकता है, तो उसमें आपको विजुअल देखने को मिला है। विजुअल मीन्स होता है देखना। उल्फैक्टरी इमेजरी जिसमें आप सुन सकते हैं। ब्यूटी इज हियर, वो कहते हैं ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। सेंसरी इमेजरी होता है ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। मीन्स अपने सेंसर के द्वारा आप ब्यूटी को देख सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी खुद आपके अंदर ही विराजमान है। फिर हमारा जो सेकेंड लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, तो रेपिटेशन है कि बार बार एक ही वर्ड को यहाँ पास रिपीट किया गया है। मैंने बताया ना, किसी वर्ड या फ्रेज को एक ही लाइन में एक पोएम में बार बार रिपीट देखने को मिले, तो वहाँ पास रेपिटेशन होता है। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज फॉर पोइटिक इफेक्ट। एक पोइटिक इफेक्ट, एक रिदम क्रिएट करने के लिए पोएट हमेशा रेपिटेशन का यूज़ अपने पोएम में करता है। इन द पोएम, और किस लाइन में है देखिए, जैसे कि ब्यूटी को बार बार जो पोएट है ब्यूटी को बार बार पूरे पोएम में यूज़ किया है, योर्स को बार बार यूज़ किया है, आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो आपको एंजाइमेंट भी देखने को मिलेगा। एंजाइमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया था, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, कि कहाँ पास देखने को मिल रहा है।
इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लिंक ब्रेक। मतलब इंजामेंट वहाँ पास होता है जहाँ पास कोई सेम आइडिया को राइटर प्रेजेंट कर रहा है, बट किसी फुल स्टॉप या कॉमा के उस आइडिया को अपने सेकंड वाले लाइन में, या सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में लाइन मतलब बढ़ाता हुआ जाए, बट वहाँ पास आइडिया ना चेंज होके ना तो फुल स्टॉप लग रहा है ना तो ब्रेक लग रहा है, बस राइटर लाइन चेंज कर रहा है, तो वहाँ पास इंजामेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पास देख लीजिए, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। अब आपका ये वाला जो था, ये लाइन चेंज हो गया था, इन द सनलाइट में लाइन चेंज हो गया था, बट आइडिया वही था। इसलिए इस वहाँ पास द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग ऑन द डांसिंग फॉर हार्वेस्ट, फॉर देयर हार्वेस्ट। तो इस लाइन में आपको इंजामेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आज हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। Alliteration, it is the occurrence of the sound at the beginning of adjacent or closely connected words। तो alliteration होता है फ्रेंड जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का किसी कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार पोएम में रिपीट किया जाता है, तो उसको alliteration कहते हैं। जैसे कि that repeat themselves in श्री इमेजरी ब्यूटी इज इन योर सोल। इसमें क्या है, इस लाइन को बार बार राइटर रिपीट करता है, तो यहाँ पास भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इंजामेंट तो बता ही दिया, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक छोटे से बच्चे के माइंड को यहाँ पास डिस्क्राइब किया गया है, किस प्रकार से एक बच्चा सोचता है कि उसकी टीचर एक नॉर्मल फिगर नहीं है, मीन्स कि उसकी टीचर एक ऐसी फिगर है जिसे वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो भी पैजामे पहनती है, उनका भी कोई घर है, उनका भी कोई उनके बच्चे हैं, तो इस तरीके से इमेजिन नहीं कर सकता। वो सोचता है कि जब टीचर हाँ स्कूल से निकलती हैं तो वो कहाँ जाती हैं। तो यही स्टोरी है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? ये लिखी गई है पीटर डिक्सन के द्वारा। आपके चैप्टर में देखिए जितने भी राइटर मेंशन है, आप उसकी थोड़ी थोड़ी गूगल करके थोड़ा थोड़ा बायोग्राफी तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आएंगे आपके राइटर से। जो हमारा इंट्रोडक्शन है, दिस पोएम स्पीक्स अबाउट अ चाइल्ड लव एंड क्यूरियोसिटी फॉर हीज़ अ हर टीचर आर जस्ट नेक्स्ट टू सुपर बीइंग। उसको क्या लगता है, टीचर जो है वो जो है ये नॉर्मल पीपल नहीं होती, वो एक प्रकार की सुपर बीइंग्स होती है फॉर चिल्ड्रेन। दे कांट इमेजिन दैट टीचर आर आल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। वो एक बच्चा है जो इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी जो टीचर है वो भी एक नॉर्मल पीपल के जैसे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसे लाइफ स्पेंड करती होंगी। तो इस पूरे पोएम में यही डिस्क्राइब किया गया है। तो इसकी समरी थोड़ी सी देख लेते हैं। फॉर यंग किड्स अ टीचर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेशल पर्सन। मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो यंग किड्स रहते हैं, उनके लिए जो टीचर रहती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन रहती हैं। It is difficult for a small child to accept that a teacher is also any common man or woman living around him. The child wonders and questions if teachers also behave like other people, if they also do all the works or things other people do। वो कहते हैं क्या टीचर वही सब काम करते हैं जो कि सारे नॉर्मल पीपल करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, या सच में टीचर वही सब काम करते हैं? वो नहीं इमेजिन कर सकते। उनके लिए एक मतलब सुपरफिशियल कैरेक्टर उनके लिए उनके टीचर होते हैं कि हाँ उनके टीचर तो भाई बहुत ही कुछ अलग करते होंगे। इसलिए वो सोचता है, इतनी क्यूरियोसिटी उसमें दिखाई जाती है कि उसके टीचर से पढ़ा के वो कहाँ जाते हैं। लाइक डू दे लाइव इन हाउस, डू दे वियर पैजामस क्लोथ्स वॉश सॉक्स। क्या कहते हैं, वो भी सॉक्स पहनते हैं, वो भी टीवी देखते हैं। डू दे ऑल्सो हैव पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू लाइव विथ। वो क्या कहते हैं, सच में वो क्या पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ रहते हैं? ऑल दीज क्वेश्चन बोदर अ चाइल्ड्स माइंड एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वन डे द चाइल्ड डिसाइड टू फॉलो हिज टीचर। फिर उसके बाद एक जो पोएट रहता है, जब बच्चा रहता है वो तो डिसाइड करता है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसके माइंड में रहते हैं, तो वो क्या करता है कि एक दिन वो कहता है कि मैं एक टीचर को फॉलो करूँगा। चेक क्यों? टू कीप अ चेक एंड टू राइट अ पोएम अबाउट देम सो दैट द टीचर रीड दैट पोएम टू देयर स्टूडेंट। वो क्या कहता है, मैं देखूंगा फॉलो करके कि वो सब क्या करते हैं, उस पर मैं पोएम लिखूंगा। इट शोज द क्यूटनेस, प्योरिटी, क्यूरियोसिटी एंड डिलेमा। जस्ट अ सेकेंड। and dilemma a young mind has for his teachers। it also shows their expectation from teacher। उसको लगता है कि उसकी टीचर जो है एक अलग ही पर्सनालिटी, मीन्स उसको पढ़ाने आती हैं तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी, वो नॉर्मल पीपल की जैसे लाइफ स्पेंड नहीं करते होंगे। तो वो बच्चा करता है कि मैं एक दिन एक टीचर का पीछा करूँगा, उसको अपने पोएम में अपने वर्क में लिखूँगा, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल सके कि जो टीचर रहती हैं वो स्कूल से छूटने के बाद कहाँ जाती है, कौन सी लाइफ वो स्पेंड करती हैं।
आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर हम इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फ्रेंड, इसलिए मैंने स्टैंजा नहीं डाला, स्टोरी इसलिए डाला क्योंकि आप लोग टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो स्टैंजा तो आप आराम से खुद ही पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसलिए ये डाल दिया कि आपको क्वेश्चन आंसर पता चल सके, क्योंकि अगर स्टैंजा वाइज़ आपको बताने लगूँगी तो वीडियो लंबी हो जाती, फिर एक वीडियो में नहीं हो पाता। फिर आप कहते हैं कि मैम बोलती तो हैं कि एक वीडियो में अपलोड हो जाएगा, बट एक वीडियो में वो करती नहीं है। बात ये है फ्रेंड कि एक घंटे का अगर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो 2 ढाई जीबी का हो जाता है, तो मोबाइल से इतना अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ। इसलिए हम अगर 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है तो 2 पार्ट में मैं कर लेती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, व्हाई डज़ द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये यहाँ पास कहता है, वाई डज़ द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। वो कहते हैं कि जब 4 o'clock, यहाँ पास 4 o'clock को देखिए क्या दिखाया गया है कि सारे बच्चों की छुट्टी 4 o'clock पे हो जाती। 4 बजे तक जब टीचर की छुट्टी हो जाती, सारे बच्चों की छुट्टी हो जाती, टीचर कहाँ जाती हैं? राइटर ये जानना चाहता था, पोएट ये जानना चाहता था। इसका आंसर है, The poet wanted to know where the teachers go at the 4 o'clock because this is time when school got over। मतलब इस टाइम पे स्कूल जो हो जाता था, क्लोज हो जाता था, तो वो उसको लगता था कि 4 बजे सारी टीचर्स कहाँ चली जाती हैं हम लोग को पढ़ा के जब हमारी छुट्टी होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उस बच्चे की पूरी क्यूरियोसिटी को इस पूरे पोएम में दिखाया गया है। वेयर आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। मतलब कौन सा थिंग्स रहता है जो नॉर्मल पीपल करते हैं, जिसके लिए पोएम डिस्क्राइब किया है इस पोएम में, जिन सबको। द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक अबाउट और लिविंग इन हाउस, वॉशिंग सॉक्स, वियरिंग पजामास, वॉचिंग टीवी, पिकिंग देयर नोजेस मीन्स अपने नोजेस को पिक करते हैं, लिविंग विद देयर पेरेंट्स, नॉट स्पेलिंग राइट मतलब क्या कभी उनका भी स्पेलिंग गलत होता है, बीइंग बैड मतलब कभी कभी वो बैड बिहेव करते हैं, मेकिंग मिस्टेक वो भी मिस्टेक करते हैं, गेटिंग पनिशमेंट और फिर उन्हें पनिश कौन करता है, लूजिंग बुक्स वो भी अपने बुक्स खो देते हैं, स्क्रिबलिंग ऑन द डेस्कटॉप मतलब अपने डेस्कटॉप पे स्क्रिबलिंग करते हैं, वियरिंग ऑल डर्टी जीन्स क्या वो भी गंदी जीन्स कभी कभी पहनते हैं। तो ये सब रहता है कि वो नॉर्मल पीपल, पोएट के हिसाब से नॉर्मल पीपल ये सब करते हैं। तो क्या उसके मन में ये क्वेश्चन उठता है उसके दिमाग में, माइंड में, कि क्या हमारे टीचर्स भी ये सब करते हैं। तो यही पूछा था कि नॉर्मल पीपल पोएट के हिसाब से क्या क्या करते हैं, तो इसका आंसर यही था फ्रेंड। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा ये वाला भी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट मतलब वो क्या इमेजिन करता है और टीचर्स लाइव। अब यहाँ पास देखिए 3 चीज़ें यहाँ पास साथ में मैंने मेंशन कर दिया, इसका सबका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो मतलब क्या इमेजिन करता है, किस किस चीज़ों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो पूछा है वेयर टीचर्स लाइव मतलब टीचर्स कहाँ रहते हैं, उसका क्वेश्चन ये सब है कि वो क्या क्या इमेजिन करता है। तो उसका ए बी करके मैंने पूरा क्वेश्चन डाले हुए हैं, फिर उसके आंसर भी लिख दिया। तो वो लिखता है, कहता है वेयर टीचर्स लाइव, तो इसका आंसर है इन हाउसेस। उसका दूसरा जो इमेजिन रहता है वो ये रहता है, व्हाट दे डू एट होम क्या वो होम में रहते हैं, मतलब इसका आंसर होता है वॉश देयर सॉक्स और पैजामेस, पिक्ड देयर नोजेस एंड वॉच टीवी क्या मतलब वो भी ये नॉर्मल पीपल के जैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसका जो इमेजिन है, द पीपल विथ हुम दे लाइव मतलब वो किसके साथ रहते हैं, लाइव विथ अदर पीपल एंड इफ़ दे आल्सो हैड मदर्स एंड फादर क्या कहते हैं वो भी क्या एक फैमिली के साथ रहते हैं जिसमें उनकी मदर हो, उनके फादर हो, उनके बच्चे हों, क्या वो भी एक नॉर्मल फैमिली के जैसे रहते हैं। और जो उसका चौथा क्वेश्चन था, देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रेंस इन स्कूल उनकी एक्टिविटी क्या रहती है जबकि वो स्कूल में उनके बच्चे जो हैं स्कूल में रहते थे। तो जस्ट अ सेकेंड, तो इसका आंसर है दे वर ऑल्सो बैड, मेड मिस्टेक्स, नेवर स्पेल्ड राइट एंड वर पनिश्ड इन द कॉर्नर फॉर पिंचिंग द chocolate flakes, they ever lost their hymn books scribbled on the desktop or old dirty jeans मतलब ये कहते हैं कि क्या हमारे टीचर भी इन सब की तरह मतलब गंदी जीन्स पहनते हैं, अपने डेस्कटॉप को स्क्रिबलिंग करते हैं, चॉकलेट फ्लेक्स को खा के इधर उधर मीन्स कॉर्नर में वो पिंचिंग करते हैं, मतलब बहुत कुछ वो कहते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो मैंने बार बार बता दिया, उसको बार बार डिस्क्राइब करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम टेकिंग हो जाता है। वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल हो, वो क्यों वंडर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके टीचर भी जो है एक नॉर्मल पीपल की जैसे ही लाइफ स्पेंड करते हैं।
The poet wondered if teachers also do things that other people do because he had seen them as superhumans, क्योंकि वो उनको एक सुपर ह्यूमन समझता था, नॉर्मल पर्सन वो समझता ही नहीं था, इसलिए वो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। दे आर स्ट्रिक्ट डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, उसको लगता है कि भाई वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, टीचर तो कभी मिस्टेक्स कर ही नहीं सकते, उनको कौन पनिश करता होगा, मीन्स टीचर को कोई पनिश नहीं कर सकता, पनिश डोज होम। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है, वो वंडर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू, मतलब वो कैसे प्लान करता है कि मैं टीचर के बारे में सब कुछ जानूंगा, और वो क्या करता है उसके बाद, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट, वो जो वो पा लेता है, मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर पा लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है। The poet plans to follow one of the teachers on the way back home that they to find out what they did. Once he succeeded is doing do, मतलब जब वो सक्सेस हो जाता है तो लिखता है कि he would compose it into a poem, कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक पोएम लिखूंगा, जिससे कि और जो अदर बच्चे हैं उनके मन में अगर ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हों कि स्कूल से निकलने के बाद सारी टीचर्स कहाँ जाती हैं, तो उनको इसका आंसर पता चल सके, इसलिए वो क्या कहता है कि मैं एक पोएम लिखूंगा, विच देन दोज टीचर्स वुड रीड टू देयर स्टूडेंट, जो कि सभी जो टीचर पढ़ सके कि उनके स्टूडेंट उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारा फ्रेंड यहाँ पास चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा आ गया है पोएम 6, मीन्स चैप्टर 6 आ गया है, जो दी वंडरफुल वर्ड्स है। वर्ड्स इसमें राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि वर्ड चाहे जो भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, कोई भी वर्ड हो, बट आपको उसको देखने का नज़रिया चाहिए, मतलब वर्ड तो कोई भी इम्पॉर्टेंट ही होता है। तो इस प्रकार से राइटर ने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप सुनिए। तो सबसे पहले तो इसके राइटर जान लेते हैं। इसके राइटर कौन से हैं, विलियम ब्राइटी रैंड्स, इनके जो राइटर दी वंडरफुल वर्ड्स के राइटर हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, यहाँ वर्ड्स नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया है, वर्ड नहीं है वहाँ, यहाँ वर्ड्स हैं, मीन्स ये वर्ड शब्द वाले हैं, तो शब्द वाले हैं, तो इसका दी वंडरफुल वर्ड बाय विलियम ब्राइटी रैंड्स, इसके राइटर ये हैं, आप देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है। इसके थोड़ी सी जब पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेवर लेट अ थॉट shrivel and die for want to of a way to see it, for English is a wonderful game। वो क्या कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप गेम की तरह देखिए ना, वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होता है, इससे आप डरिए नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने ये भी डाल दिया है, श्रिवल वंडरफुल मीन्स, श्रिवल मीन्स होता है टू वेदर, श्रिंक, रिंकल एंड कॉन्ट्रैक्ट। वंडरफुल मीन्स होता है एक्सट्रीमली गुड, मार्वलस, एक्सपायरिंग, डिलाइट। और यहाँ पास हम इस वाले स्टैंजा का यहाँ पास एक्सप्लेनेशन का देख लेते हैं, राइटर ने क्या कहा है। हियर द पोएट इज सेइंग दैट नेवर लेट एनी आइडिया और थॉट डाई, मतलब कोई भी आइडिया थॉट कभी मरता नहीं। इन द अदर वर्ड, नेवर लेट इट गो विदाउट गिविंग इट एक्सप्रेशन, जब तक कि उसका एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता है, उसको मतलब एक एक्सप्रेशन देना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक और हाउ टू यूज़ द राइट वर्ड्स, वो कहते हैं कि अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको नहीं पता है कि आपको कैसे बोला जाता है, आपको नहीं पता है कि बोलने के लिए कौन से टाइम पे कौन सा वर्ड का यूज़ करना चाहिए, तो आप अपने आइडिया या फिर थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं दूसरों के सामने। इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बोलने की हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप संकोच करते हैं तो ये आप अपने आइडिया को दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर ये कहते हैं, इंग्लिश इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज फुल ऑफ ट्रेजर, मीन्स फुल ऑफ ट्रेजर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, मीन्स ट्रेजर मीन्स तो आप जानते हैं, मीन्स खजाने, मतलब इंग्लिश एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर्स के समान है, जो जिसमें बहुत ही टाइप्स होते हैं, मीन्स बहुत ही टाइप के खजाने होते हैं। एंड ऑल ऑफ यू कैन पे इट, अभी हमारा सेकेंड स्टैंजा आ जाता है। एंड जस्ट अ सेकेंड, and all of you can pay it, all that you do is match the words to the brightest thought in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things। इसका explanation देख लेते हैं हिंदी थोड़ा सा। The poet says that all of you can play it, which means everyone can use it effectively। You can
फाइंड द परफेक्ट वर्ड्स फॉर द थॉट्स और आइडियाज इन योर हेड एंड गिव इट अ क्लियर एक्सप्रेशन सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड नाइसली। अगर आप, पोएट कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करना है किसी के सामने तो आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट वर्ड को अपने परफेक्ट वर्ड को आपके यूज़ करना पड़ेगा। अपने थॉट और आइडियाज़ को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के लिए, अपने थॉट को क्लियर करने के लिए दूसरों के सामने आपको परफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना आना चाहिए, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना आना चाहिए। सो दैट जिसकी वजह से लोग आपकी, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड ऐसे, जो कि आपकी बातों को लोग अच्छे से समझ पाएँ। डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। देयर आर मैनी गुड थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा गुड थिंग्स होते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल वंस विच हैव नॉट बीन सेड एंड डन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नर्चरिंग, लैक्स ऑफ वर्ड्स एंड नॉलेज। द पोएट इज लेइंग स्ट्रेस आर लर्निंग अ लैंग्वेज करेक्टली एंड कम्प्लीटली। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। मतलब वो कहते हैं कि आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लैंग्वेज को आराम से सीखना चाहिए, उसको करेक्टली आपको बोलना चाहिए। बस आप बोलिए तो सही, मीन्स उसको करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, मीन्स आपको फ्लुएंटली सीखना चाहिए, ये बोलते हैं। फिर हमारा सेकेंड वाला स्टेंजा आता है इसका, जिसमें पोएट कहता है वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इस बॉडी एंड स्विंग एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। वो कहते हैं कि वर्ड के शब्दों के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, वर्ड के माध्यम से आप कुछ भी अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलो एक बार थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वो कहते हैं वर्ड्स गिव अ स्ट्रक्चर टू एनी थॉट। वो कहते हैं थॉट, या आपके थॉट या आइडिया को कौन स्ट्रक्चर देता है, वर्ड देता है। जो कि हमारे माइंड में हमारे थॉट और आइडिया क्रिएट होते हैं, उसको स्ट्रक्चर कौन देता है, वर्ड देता है। द पोएट इज सेइंग दैट नेवर थिंक दैट वी डू नॉट हैव एनी थॉट्स। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई थॉट नहीं है, उसको हम प्रेजेंट कैसे करें। दे आर एट टू बी एक्सप्लोर्ड एंड सर्च दे एट नीड टू कम थ्रू। मीन्स वो कहते हैं कि हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, न्यू आइडियाज़ को सर्च करने चाहिए, उनको एक्सप्रेस करने चाहिए, किसके द्वारा, वर्ड के द्वारा एक्सप्रेस करना चाहिए। थॉट एंड आइडियाज़ आर केज्ड इन अवर माइंड। जो कि थॉट और आइडिया क्या कहते हैं, हमारे माइंड में केज्ड हैं। केज्ड मीन्स कि बंद है एक प्रकार से। इफ़ एनीथिंग, जस्ट अ सेकेंड, इफ़ एनीथिंग कैन सेट देम फ्री दैट्स इज वर्ड। अगर इन्हें कोई फ्री कर सकता है, मीन्स जो आइडिया वगैरह हैं वो हमारे माइंड में, हमारे जो आइडिया और थॉट क्या रहते हैं हमारे माइंड में बंद रहते हैं। अगर उन्हें कोई सर्च कर सकता है, उन्हें कोई दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है, वर्ड कर सकता है। मीन्स अगर हमारे पास वर्ड ही नहीं रहेगा, हमें बोलने की हेजिटेशन रहेगी, हमें बोलने का पावर ही नहीं रहेगा दूसरों के सामने, तो हम अपने थॉट और आइडिया को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि ऐसे तो आप बोलते होंगे, बट किसी और के सामने अगर बोलने का कोई भाषण देने को हो गया तो आप वहाँ पास कोई स्टेज पे बहुत लोग स्टेज पे बोल नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके पास वर्ड ही नहीं होगा तो आपके पास भले ही बहुत अच्छे आइडिया थॉट होंगे, बट वो आप दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर हेजिटेशन होगा। तो इसी प्रकार से इस वाले पोएम में राइटर कहना चाहता है कि आप हेजिटेशन से दूर हटिए, अपने थॉट और आइडियाज़ को वर्ड के माध्यम से प्रेजेंट करिए लोगों तक। Words alone can give clear and beautiful expression to thought and ideas. Words alone can earn them praise. So it is a must to learn and perfect our language. वो क्या कहते हैं, तो इसे आप लर्न करिए, इसमें ये हमारे लैंग्वेज को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पोइटिक डिवाइस इस वाले चैप्टर में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले आपको मेटाफर यूज़ देखने को मिलेगा यहाँ पास। अब मेटाफर कौन से लाइन में यूज़ हुआ है, यहाँ पास इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, इस वाले लाइन में आपको मेटाफर यूज़ हुआ है। सबसे पहले मेटाफर का आपको एग्जांपल देते हैं कि व्हाट इज़ मेटाफर। इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस। हालांकि मैंने आपको काफ़ी पहले भी दे चुका है, मतलब मेटाफर तो और सिमिल तो ये नॉर्मल सी बात है, तो आपको पता ही होगा। इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट टू हैव समथिंग इन कॉमन। मतलब कि मेटाफर में होता है कि दो ऐसे चीज़ों का कंपैरिजन होता है जो सच में एक दूसरे से बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल ही कंपैरिजन लायक होते ही नहीं, बट उन दोनों का कंपैरिजन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर कह दे राइटर की चांद वो जो राइटर है कह दे कि उसकी महबूबा का फेस चांद ही है, मतलब वो अपने महबूबा के फेस का कंपैरिजन किससे कर रहा है, चांद से। हालांकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिसिमिलर है, बट यहाँ पास कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि चांद भी का भी चेहरा सुंदर है और उसके महबूबा का भी चेहरा सुंदर है। इस प्रकार से इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पास मेटाफर हो गया।
तो आपको यहाँ पास आई होप आपको मेटाफर क्लियर हुआ होगा। वैसे नहीं क्लियर होगा तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की मैंने स्टार्टिंग में 10 क्लास इंट्रोडक्शन क्लास करके लिए, जिसमें मैंने आपका बहुत ऐसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कराया। उसमें बहुत ही डिटेल में बताई हूँ कि मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अपोस्ट्रोफी क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ओनोमोटोपोइक वर्ड क्या होता है। बहुत कुछ मैंने बहुत ही ज़्यादा फिगर आउट उसमें करके मैंने आपको बताया एक एक लाइन में। अगर यहाँ पर बताने चलूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वही चीज़ बार बार रिपीट करके क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ मेटाफर। तो यहाँ पास आपके इस वाले लाइन में इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, इस वाले लाइन में आपको मेटाफर देखने को मिलेगा, बिकॉज यार इंग्लिश लैंग्वेज इज रिफर टू एज अ गेम एज इट्स फन टू लर्न इंग्लिश वर्ड। वो क्या कहते हैं यहाँ पास, इंग्लिश जो यहाँ पास यूज़ हुआ है, यहाँ पास क्या इंग्लिश वर्ड को ये रिफ़र कर रहा है, क्या कह रहा है कि एक ब्यूटीफुल गेम की तरह कह रहा है कि आपको एक गेम की तरह इसको सीखना चाहिए। फ्रॉम इट्स प्रिजन, अब फ्रॉम इट्स प्रिजन में भी आपको देखने को मिलेगा हियर प्रिजन रिफर्स टू अ माइंड। जो प्रिजन हमारे मैंने बताया ना कि वो प्रिजन में एक केज्ड है, तो प्रिजन में केज्ड नहीं रहता, मतलब वर्ड जो है, जो आइडिया है, हमारे आइडिया और थॉट किस में केज्ड रहते हैं, हमारे माइंड में केज्ड रहते हैं। इसको किसके थ्रू बाहर निकाला जा सकता है, वर्ड के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है हमारे, और थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन किस लाइन में यूज़ हुआ है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। अब यहाँ पास क्या राइटर प्रेजेंट कर रहा है कि वर्ड्स को एक पर्सोनीफाई करती है, मीन्स एक पर्सन की क्वालिटी दे दी गई है। इस मतलब वर्ड्स तो कभी भी फूड नहीं कर, फूड मतलब फूड तो नहीं हो सकते ना वर्ड्स, बट वहाँ पास पर्सोनीफाई कर दिया गया। ड्रेस ऑफ थॉट्स मतलब कि थॉट का ये ड्रेस है, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, मतलब कि इसको बॉडी और मूविंग देते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इस लाइन में देख रहे हैं कि जो राइटर है अपने वर्ड्स को क्या किया है, पर्सोनीफाई एक इंसान की, जैसे इंसान की क्वालिटी उसको दे दिया है। इस प्रकार से आपको पर्सोनीफाई भी देखने को मिलेगा। तो पर्सोनीफाई का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स एंड एनिमल्स। जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को या फिर एनिमल को पर्सन की क्वालिटी दे के पोएम क्रिएट की जाती है, तो उस वाले लाइन में पर्सोनिफिकेशन होता है, जैसे कि आपके इस लाइन में देखने को मिलेगा। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। आई होप आपका पर्सोनिफिकेशन भी क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो अभी एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे कहना भूल जाती हूँ, फिर जाके एंड में ही बोलती हूँ। एंड में जाते जाते आप लोग तो भाग ही जाते हैं, फिर करते नहीं, क्योंकि व्यू तो ठीक है जा रहे हैं 50-100 व्यू तो जितने भी जा रहे हैं, बट लाइक तो उतने हो ही नहीं रहे हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप एग्ज़ाम टाइम अगर उस वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो वो आपकी लाइक लिस्ट में रहेगा नहीं। अगर आप लाइक कर देंगे तो आपके लाइक लिस्ट में रहेगा। तो अगर आपको रिवीजन करने का मन होगा कि हाँ इस वीडियो के थ्रू आपको रिवीजन करना है, तो आप तुरंत लाइक लिस्ट में जाके आराम से उसको देख सकते हैं, मीन्स दोबारा रिवीजन अपना कर सकते हैं। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, और आपके एक प्यारे कमेंट से मेरा भी दिल खुश हो जाता है, और मुझे भी लगता है हाँ कि मुझे भी आप नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम 10-15 दिन ही बचा है। तो आपके कमेंट और आपके लाइक से मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के। जब व्यू और कमेंट्स नहीं आते हैं तो सच बता रहे हैं, मुझे भी वीडियोज़ बनाने का मन नहीं करता है, बट आपका एक भी कमेंट, एक भी व्यू रहता है तो मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। हियर वर्ड्स आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। इस वाले पर्सोनिफिकेशन में क्या किया जाता है कि जो वर्ड इस वाले लाइन में पोएट ने वर्ड्स को एक ह्यूमन क्वालिटी की तरह प्रेजेंट किया है, इसलिए इस वाले लाइन में आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। एलिट्रेशन तो देखिए फ्रेंड्स मोस्टली सभी, जस्ट अ सेकेंड, एलिट्रेशन तो मोस्टली सभी ही पोएम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एलिट्रेशन का यूज़ करके पोएम अपनी थॉट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ द यूज़ ऑफ द सेम साउंड इज द बिगिनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। मतलब सेम साउंड के हिसाब से, मतलब जब कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बार बार एक पोएम में देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन हो जाता है। जैसे कि वांट ऑफ अ वे दैट दे कम आउट क्लियर, जैसे कि वांट डब्लू का, इसका डब्लू का साउंड और वे का साउंड सेम है, तो इस प्रकार से यहाँ पास एलिट्रेशन देखने को मिली। फिर डैट दे का भी साउंड सेम है, तो इसलिए यहाँ भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रही है। फिर कम आउट क्लियर, कम का सी और क्लियर का सी, यहाँ पास भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रही, मीन्स एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। फिर मे बी योर माइंड, फिर मे में और माइंड में आपको रिपीटेशन देखने को मिल रही है। आई होप आपका एलिट्रेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो हम अब चलिए इस वाले चैप्टर का थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर हम अपना पोएम 7 स्टार्ट करते हैं।
ओ सॉरी फ्रेंड, मैंने आपको ब्यूटी चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर नहीं कराया था, तो अभी उसको करा लेते हैं, फिर हम सेकंड वाला भी अपना कर लेते हैं, मीन्स दी वंडरफुल वर्ल्ड का भी, उसका भी साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ब्यूटी का पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं कर पाया, उस वाले पीडीएफ में मैं क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाई हूँ, इसलिए इसका अलग से क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ अलग से मैंने क्रिएट किया है, जो कि आपको बाद में एग्जाम टाइम भी रिविजन करा सके, तो इसलिए मैं भूल गई जस्ट। तो ये जो हमारे ये तो जो हमारे क्वेश्चन है, ये ब्यूटी, आपकी जो ब्यूटी चैप्टर था उसका है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज़ ब्यूटी। तो इसका आंसर है, ब्यूटी इज समथिंग वी कैन सी इन द सनलाइट, जस्ट अ सेकेंड, sunlight we can hear in the night and most probably is in ourself। तो क्या कहते हैं, ब्यूटी किस में है, सनलाइट में है, जिसे हम सुन सकते हैं नाइट में, जो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ आती है नाइट में, उसे जिससे सुन सकते हैं, उसमें ब्यूटी है। या फिर आप कह लीजिए कि ब्यूटी आप में खुद में है, मतलब अवर सेल्फ, ब्यूटी खुद में होती है, बस उसे देखने का नज़रिया चाहिए, उसे सुनने का नज़रिया चाहिए होता है, जिससे हमें ब्यूटी मिल सके। द ब्यूटी ऑफ नेचर प्लीज्ड अस व्हेन वी सी, जो नेचर की ब्यूटी है वो हमें प्लीज़ करती है, मीन्स हमें बहुत ही अच्छा महसूस कराती है अगर जब हम उसे देखते हैं। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, हर्ट, गुड्स, डीड्स, हैप्पी थॉट्स इज़ ब्यूटी, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, ब्यूटी हमें ब्यूटी प्रेजेंट कराती हैं। द ओनली थिंग्स वी कैन, जस्ट अ सेकेंड, नीड्स टू बी इट्स टू फील इट्स ओन वे। बस इसे क्या करना है कि आपको अपने अपने तरीके से फील करना है, इसको अपने तरीके से महसूस करना है, इसमें हम इस प्रकार से हमें ब्यूटी हर एक चीज़ में नज़र आ सकती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड, वेयर कैन ब्यूटी बी सीन, ब्यूटी को कहाँ राइटर देख रहा है, कहाँ पास वो कह रहा है कि ब्यूटी को इसमें देखी जा सकती है, इन द सनलाइट, इन द सनलाइट में देखी जा सकती है। फिर व्हाट कैन बी सीन इन द सनलाइट, फिर सनलाइट में इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि आप में ब्यूटी को कहाँ राइटर देखता है, तो सनलाइट में देखता है, फिर लिखता है। फिर अगर क्वेश्चन घुमा दे कि सनलाइट में पोएट को क्या दिखाई देता है, तो हाँ ब्यूटी दिखाई देता है। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एग्जाम का पैटर्न कोई नहीं जानता। हु, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु आर वर्किंग एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, कौन डांस करता रहता है, पीपल करते रहते हैं, जो फार्मर रहते हैं, जो किसान रहते हैं, जब उनका क्रॉप्स रेडी हो जाता है, जब उनका फसल रेडी हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, वाई पीपल वर्क एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, क्यों डांस करते हैं, बिकॉज द कॉर्न्स आर ग्रोइंग इन द फील्ड्स दैट अमेज देम, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहता है, क्योंकि उनके जो फसल रहती है वो तैयार हुई रहती है, तो वो खुशी से नाचते गाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन कैन ब्यूटी बी हियर्ड, क्या ब्यूटी सुनी जा सकती है, कब सुनी जाती है, तो इन द नाइट, इन द नाइट में पोएट कहता है कि जब नाइट का सन्नाटा रहता है, तो उसमें भी आप उसमें भी एक ब्यूटी की को आप अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट कैन वी सी वेन द कॉर्न्स ग्रो, मतलब जब फसल रहती है, जब ग्रो हो जाती है, तो क्या देखने को मिलता है, जस्ट सेकेंड, सॉरी फ्रेंड, इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर लिखना भूल गई, बट इसका आंसर ये होगा कि जब जब कॉर्न्स ग्रो हो जाता है, तो उसमें जो किसान रहते हैं उनकी खुशी देखने को मिलती है, वो नाचते गाते हैं, उसमें भी आप मतलब ब्यूटी को सर्च कर सकते हैं। तुम्हारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वॉट हैपन्स इन द नाइट, नाइट में क्या होता है, इन द नाइट विंड्स ब्लोज फॉलिंग ऑफ अ रेन आर अ सिंगर सिंगिंग इन अ सॉन्ग, मतलब नाइट में मोस्टली आपको ये देखने को इस पोएम में बताया है राइटर कि नाइट में आपको किस किस चीज़ों की आवाज़ सुनने को मिल सकती है, जिसमें आप ब्यूटी को सर्च कर सकते हैं। इसमें मीन्स जो विंड रहती है वो ब्लोज होती है, मीन्स चलती है, फॉलिंग ऑफ रेन, जो रेन होता है बरसात होता है, या फिर सिंगर के सिंगिंग में आप ब्यूटी को सुन सकते हैं। वॉट ब्यूटी ही गिव्स अस, ब्यूटी हमें क्या देता है, ब्यूटी हमें प्लेजर देता है, वो हमें पॉजिटिव थिंकिंग देता है, वो एक पॉजिटिव वे देता है हमें सोचने का, और हमें खुशी प्रदान करता है, एंड हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैन यू सी इन योर सेल्फ, अपने आप में क्या राइटर देखता है, मीन्स क्या कहता है कि आप अपने आप में भी ब्यूटी को किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। ब्यूटी विथ गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, मीन्स गुड डीड्स और हैप्पी थॉट्स के द्वारा ब्यूटी आप अपने अंदर भी ब्यूटी को पा सकते हैं। विच थिंग्स कीप्स ऑन रिपीटिंग देम सेल्फ, गुड डिट्स एंड हैप्पी थॉट्स, सेम क्वेश्चन, ब्यूटी इज एवरीवेयर, गिव एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल आप दीजिए, जैसे कि ब्यूटी कैन बी इन आवर ड्रीम्स, वर्क, इवन व्हेन वी टेक रेस्ट, जब हम रेस्ट भी करते हैं उसमें भी आपको ब्यूटी, अगर ब्यूटी ढूंढने वाला हो जाए, ब्यूटी देखने वाला हो जाए, तो उसमें भी आपको ब्यूटी मिलेगा। इस प्रकार से पोएट इस पोएम को क्रिएट किया है। इन ब्यूटी नीड्स टू बी फील, मतलब क्या ब्यूटी को फील किया जा सकता है, यस, द ब्यूटी इज समथिंग वी वैन फील, नॉट द आउटर साइड,
मतलब वो कहता है कि सभी जगह को हम ब्यूटी को फील कर सकते हैं, अपने अंदर ही फील कर सकते हैं, हर एक चीज़ में हम ब्यूटी को फील सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसे आउटर साइड में हमें फील करने को मिले। तो ये इस प्रकार से हमारा ब्यूटी जो हमने मिस कर दिया था, उसको क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे, तो इस प्रकार से ब्यूटी चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया है, पूरे 12 क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है दी वंडरफुल वर्ड्स, इसके भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट इन दिस पोएम, कि पोएट क्या किस बारे में बात करता है। द पोएट टॉकिंग अबाउट द थॉट वी हैव दैट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स एज स्पीक, मतलब कहता है कि किस प्रकार से पोएट इसमें बात करता है कि हम अपने थॉट और आइडिया को एक किसके द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्ड्स के द्वारा ही हम कर सकते हैं, मतलब जब हम अपने बोलते हैं, बोल के ही उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डू वी स्पीक द वर्ड्स, हम मतलब क्यों हमें बोलना चाहिए वर्ड के माध्यम से। टू ब्रिंग आवर थॉट्स आउट, मतलब अपने थॉट्स, अपने आइडिया को प्रेजेंट, दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच लैंग्वेज इज़ अ वंडरफुल गेम, मतलब पोएट कौन से लैंग्वेज को वंडरफुल गेम बताता है, तो वो इंग्लिश को बताता है। आपने अभी समरी की है, तो आपको ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डू यू ब्रिंग अवर थॉट्स आउट, मतलब किस प्रकार से अपने थॉट को आप बाहर निकाल सकते हैं। स्पीक स्पीक फ्लुएंट वर्ड्स, मतलब आप बिना हिचकिचाए अपने जब बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, मीन्स बिल्कुल ही फ्लुएंट वर्ड को यूज़ करते अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उसी प्रकार से आपके थॉट और आइडिया भी दूसरों को पता चलते हैं। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डज एवरीवन वांट टू हियर, क्या सभी लोग क्या सुनना चाहते हैं। फ्रेश एंड फ्लुएंट ब्यूटीफुल थॉट्स, मतलब सभी लोग सुनना चाहते हैं कि फ्रेश उनका जो थॉट है किस प्रकार से फ्रेश रहे, फ्लुएंट रहे, ब्यूटीफुल रहे, जिससे लोगों को प्लेजर प्रदान हो सके। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पोएट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द पोएट मैरी ओ नील। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो ओकेज़न, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये वो चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते, क्योंकि इसके राइटर ही बहुत ज़्यादा मीन्स कि अवार्ड विनिंग राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी तो आप गूगल पे सर्च करिए, एकदम अच्छे से क्लियर करें। बस मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बट इसको आप अच्छे से इसको गूगल करिए। इन राइटर को आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, आपको एग्जाम में मे भी इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ओकेज़न बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड डिस्प्लेज अ चाइल्ड इयरिंग एंड विशेष। वो इस पोएम में वो क्या दिखा रहे हैं, चाइल्ड की इयरिंग दिखा रहे हैं, और उसकी क्या विशेष है इस प्रकार से वो दिखा रहे हैं। इट्स स्पीक्स अबाउट हाउ अ चाइल्ड इज़ अनअवेयर ऑफ द हार्शनेस कनेक्टेड टू डेली लाइफ एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ। मतलब चाइल्ड एक जो छोटा बच्चा रहता है, वो अपने आसपास जितने भी चीज़ों को देखता है, वो किस प्रकार से उसके लिए न्यू होता है, किस प्रकार से डेली अपने लाइफ में नई नई चीज़ों को देखता है और उनसे क्या होता है, कनेक्ट होता है। इस प्रकार से वो बहुत सी चीज़ें जो रहती हैं वो बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो अलग चीज़ें देख रहा है, बच्चा मार्केट जा रहा है तो अलग चीज़ें देख रहा है, उसको बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है। तो वो ओकेज़न में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। आई होप आपका भी क्लियर हो सके। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When the gong sounded 10 in the morning and I walked to school by our lane, every day I made the hawker crying bangles, crystal bangles। hawker क्या क्राइंग करते हैं, क्रिस्टल बैंगल्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज मीन्स गॉन्ग मीन्स क्या होता है, इसलिए मैंने सब कुछ अच्छे से इसमें मेंशन किया है कि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। गॉन्ग मीन्स होता है एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल विच गिव्स साउंड व्हेन स्ट्रक, मतलब जब वो स्ट्रक हो जाता है तो क्या होता है, साउंड देता है। हॉकर मीन्स होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स एंड शाउट्स टू सेल गुड्स, मतलब कि जो रोड पे नहीं रहते हैं, जो बेचते रहते हैं, सामान बहुत सारे बेचते रहते हैं, तो उसको वो कहता है कि वहाँ पास एक मुझे हॉकर हमेशा चिल्लाते हुए मिलता है, वो कहता है चूड़िया ले लो चूड़िया ले लो। तो इस प्रकार से उसको डेली एक हॉकर दिखाई देता है बच्चे को। फिर एक की क्रिस्टल मीन्स अ ज्वेल्स विच लुक्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जस्ट लाइक आइस, मतलब क्रिस्टल तो आप लोग समझते ही होंगे कि क्या होता है। फिर वेंडर व्हाट इज वेंडर अ स्ट्रीट सेल्समैन, एक जो स्ट्रीट का नॉर्मल स्ट्रीट पे एक सेल्समैन घूमते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वेंडर कहते हैं। इस वाले लाइन का मतलब है
The child said that when the gong struck and made a sound to declare the first part of the day, it was 10 o'clock. कहता है कि 10 बजे ये रहता है गोंग का डेली का साउंड मुझे सुनाई देता है. He said that this was also the time for him to go to school. और ये सेम वही टाइम है जबकि मैं स्कूल जाता हूँ. मतलब 10 बजे वो जो गोंग रहता है उनकी साउंड भी आती है और 10 बजे उसके स्कूल की टाइमिंग भी है. ऑन दिस वे टू स्कूल, और उसके स्कूल जाने का मेरा रास्ता भी वही है. ही यूज टू वॉच अ सेल्समैन. वो कहता है कि वहाँ पास मुझे कुछ सेल्समैन भी दिखाई देते हैं. हु शाउट बैंगल्स क्रिस्टल. बैंगल क्रिस्टल मतलब कि चूड़ी, कांच की चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, जो क्या करते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं. तो आई होप आपका ये वाला स्टेंजा क्लियर हुआ होगा. सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, मतलब यहाँ हरी हिम ऑन. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट टू गो टू, नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम. तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वाइल लुकिंग एट हिम, जब मैं उसे देखता हूँ, द चाइल्ड हैड अ थॉट दैट द वेंडर्स वॉज फ्री. कि वेंडर्स हमेशा, वो बच्चा जो देखता है वो कहता है कि इनकी लाइफ कितनी ही अच्छी है, ये हमेशा फ्री रहते हैं, यहाँ पास बस आके चिल्लाते रहते हैं, ये ले लो ये ले लो, बट इनकी लाइफ अच्छी है, इनको स्कूल नहीं जाना पड़ता, इनको पढ़ाई नहीं करना पड़ता. वो कहता है इनकी लाइफ बहुत अच्छी है. ही वॉज इन नो हरी टू रीच एनीवेयर. वो कहता है कि इन जो वेंडर है इनको कहीं भी जाने की जल्दबाजी नहीं रहती, जैसे कि उस बच्चे को रहती है कि हाँ उसे 10 बजे स्कूल पहुँचना रहता है. वो कहता है कि इन लोगों को कितना अच्छा है, ये लोग हमेशा फ्री रहते हैं, इनको कहीं भी जाने की जल्दबाजी नहीं रहती. अनलाइक द चाइल्ड हु हैड टू रीच हिज स्कूल ऑन टाइम एंड कम बैक होम. और सेम टाइम पे उसको स्कूल जाना है, सेम टाइम पे उसको घर आना है. वो तो इस प्रकार से कहता है कि ये जो वेंडर है इनको कितना अच्छा है कि इनको कहीं भी जाने की जल्दबाजी नहीं रहती, जैसे कि मुझे रहती है. ही थॉट दैट द बैंगल सेलर वॉज फ्री ऑफ एनी टाइम constraint place boundation means he was free to move to any place unlike. वो कहता है कितना अच्छा है, लोग इनका जब तभी चाहे जहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, इनके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये कहीं भी अपनी चूड़ियाँ बेच सकते हैं. ही फेल्ट एज इफ ही वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंड द वेंडर वॉज इंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम. उस बच्चे को लगता है ये जो वेंडर है वो आराम से अपनी मीन्स लाइफ इंजॉय करते हैं पूरे इंजॉयमेंट के साथ, मतलब स्वतंत्रता फ्रीडम के साथ. इनको किसी प्रकार का टाइम बाउंडेशन नहीं, उनको किसी प्रकार का बर्डन नहीं है, जैसे कि उस बच्चे को है, उसको स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, घर लौटना है, सब मतलब उसके पास बहुत सारा काम है. इस प्रकार से वो सोचता है कि जो वेंडर की लाइफ वो कितनी अच्छी है. वो जो बच्चा जो ट्रैवल करता रहता है पाथ पे, स्कूल जाता है, कहता है कि 10 बजे मेरा भी है, बट 10 बजे मैं डेली इनको जो हॉकर है उनको चिल्लाते हुए यहाँ पास देखता हूँ, लेकिन कितना अच्छा है इनका लाइफ. वो कहता है कि इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है. आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा. हमारा थर्ड स्टेंजा आता है. आई विश, जस्ट अ सेकेंड, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल. वो इसमें फिर वो कहता है, चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. दस ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज फ्रीडम दैट ही विश टू बी अ हॉकर. बच्चा कहता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता. वो मतलब कहता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, जैसे ये लोग फ्री हैं ऑल टाइम, वैसे मैं भी फ्री रहता. वो कहता है कि ही विश टू मूव फ्रीली. कहता है कि वो कहीं भी फिर आराम से आ जा सकता था, वो कहीं भी जाने के लिए फ्री था, वो कुछ चिल्ला सकता था, जस्ट लाइक मतलब कि जो वहाँ पास जो वहाँ स्ट्रीट पे जितने ही हॉकर चिल्ला रहे थे कि चूड़ियाँ ले लो, बैंगल्स क्रिस्टल चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, इस प्रकार से वो भी आराम से शाउट कर सकता था, जस्ट लाइक वेंडर्स. आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा. बहुत ही वोकेशन जो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने आपको लाइन टू लाइन क्लियर करवाया है. वेन इट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल. वो अब देखिए इस बच्चे का स्कूल, ये सब नोटिस करने वाली चीज़ है. अगर एग्जाम में आपके आ गया कि बच्चा के स्कूल जाने का टाइमिंग क्या है, 10 o'clock है, रिटर्न होने का कब मतलब होम बैक जाने का टाइमिंग क्या है, 4 o'clock. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिंगिंग द ग्राउंड. तो इसका आंसर है, इसका थोड़ा सा देख रहे, ड्रिंकिंग मीन्स होता है यहाँ पास देखिए, ब्रेक अप द सॉइल ऑन अर्थ विथ हैंड्स आर टूल्स. मतलब वो कहता है कि वो देखता है कि गार्डनर जो रहता है वो अपने हाथों से और टूल्स से क्या है मिट्टी खोदता रहता है. तो उस बच्चे को लगता है कि कितना अच्छा है कि गार्डनर जो है मिट्टी के साथ खेल रहा है, वो उसमें भी इंजॉयमेंट देखता है कि मुझे तो भाई मिट्टी के साथ मेरे पेरेंट्स मुझे खेलने नहीं देते, बट इस गार्डनर का कितना अच्छा है कि वो मिट्टी के साथ खेल रहा है. हियर द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाई हिज फ्रीडम टू बी इन द डस्ट एंड डू द थिंग्स ऑफ हिज चॉइस विथ हिज टूल्स. मतलब यहाँ पास आपको जो बच्चे की है उसकी स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम का सोच, थोड़ा सा मानसिकता देखने को मिलेगा. वो मीन्स वो मिट्टी से खेलना चाहता है, उस टूल्स से खेलना चाहता है कि वो भी आराम से जो चाहे वो करना चाहता है. ही थॉट दैट द गार्डनर दैट द फ्रीडम टू डर्टी हिज क्लोथ. वो कहता है कि गार्डनर को फ्रीडम होती है कि वो अपने क्लोथ्स को डर्टी करे, वो मिट्टी के साथ खेलें, प्ले विथ हिज टूल्स मतलब अपने टूल्स के साथ खेलें, स्टे इन द सन फॉर लॉन्गर हॉर्स मतलब
मतलब सन के साथ वो आराम से बहुत बहुत लॉन्गर हॉर्स में रहता है, काफ़ी घंटों तक वो आराम से मिट्टी में वो खेलते रहते हैं, अपने टूल्स के साथ खेलते रहते हैं। सूर्य के स्टे इन द सन, मतलब सूर्य के समान, मतलब कि उनको आराम से सूर्य की रोशनी भी मिलती रहती है। गेट वेल विद द स्वीट और डू एनीथिंग एंड ही वॉज नॉट गेटिंग एनी पनिशमेंट फॉर ऑल दिस, और उनको कोई भी पनिशमेंट भी नहीं मिलता है। मीन्स वो मिट्टी में अपने कपड़े गंदे कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, बट उनको कोई भी पनिशमेंट भी नहीं मिलता। बट अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे चिल्लाएंगे। तो इन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, वो बच्चा सोचता है। वेयर एज इफ ही वुड हैव बीन पनिश फॉर ऑल दिस, सो कम्प्लीटली अनवेयर ऑफ द हार्डशिप ऑफ द डेट वर्कर। तो ये बच्चा इस प्रकार से दिखाया गया है कि ये बच्चा जो है उनके हार्ड वर्क को क्या कहता है, उनका प्लेजर कहता है। वो कहता है कि इन लोगों को, हालांकि वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहते हैं, मतलब वेंडर एक सामान बेच रहा है, चूड़िया वाली चूड़िया बेच रही है, वो जो माली है, गार्डनर है, वो अपना काम कर रहा है, वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट बच्चे को लग रहा है कि इन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, रोड पे आराम से फ्रीली घूम रहे हैं, मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, टूल्स के साथ खेल रहे हैं ऑल टाइम, चाहे जितना टाइम तक फ्री रहे, इनको कहीं भी आने जाने का फाउंडेशन नहीं है। बट मेरे साथ तो ये सब कुछ है। तो यहाँ पास उस बच्चे की माइंड को, उसकी थिंकिंग को दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो बच्चा सोचता है कि हार्ड वर्क को किस प्रकार से वो इंजॉयमेंट की तरह लेता है। कहता है कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। ही वॉज अट्रैक्टेड टू बी अ गार्डनर, कहता है कि काश मैं भी एक गार्डनर होता, टू द थिंग्स ऑफ हिज चॉइस एंड नो वन अराउंड टू स्टॉप। वो कहता है काश मैं भी एक गार्डनर ही होता, जो कि मैं आराम से मिट्टी के साथ खेलता और मुझे कोई भी स्टॉप करने वाला नहीं होता। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। ये वाला बात करते हैं। जस्ट इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. तो इसका थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जेंट मीन्स एक इमेजरी सुपर ह्यूमन मीन्स बहुत बड़ा सा कैरेक्टर होता है, उसका मतलब होता है जेंट मीन्स, आप लोग समझते होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एट नाइट हिज मदर वुड सेंड हिम, जैसे ही रात होती है, वो कहता है जैसे ही रात होती है, उसकी मदर, जो पोएट की मदर रहती है, कहते हैं जैसे ही मेरी मदर जैसे ही रात होती है, वो मुझे क्या कहती हैं कि सोने के लिए भेज देती हैं। कहती हैं कि जाओ आप अपने बेड पर जाओ, इन हिज रूम वेयर देयर यूज टू बी एन ओपन विंडो, जहाँ पास एक खुला विंडो रहता है। फ्रॉम देयर ही वुड नोटिस अ वॉचमैन, वहाँ पास एक वॉचमैन को नोटिस करता है, जो क्या करता है इधर उधर टहलता रहता है। वॉकिंग हियर एंड देयर फ्रॉम नो साइड टू द अदर इन द डार्क, और दूसरे साइड पे क्या रहता है, बहुत ही डार्कनेस रहता है। लोनली स्ट्रीट, पूरा खाली, मतलब खाली स्ट्रीट रहता है, खाली जगह रहता है। ही आल्सो हैड अ लैम्प, वहाँ पास एक लैम्प भी रहता है जो खड़ा रहता है। हिज हैंड विच लुक्ड टू हिम लाइक अ सुपर ह्यूमन विथ अ रेड आई इन इट्स हेड, मतलब कहता है वहाँ पास एक लैम्प है जो उसको कैसा है, एक जेंट के टाइप का लगता है, मीन्स एक सुपर ह्यूमन के टाइप का लगता है वहाँ पास। वो फिर यहाँ पास वो वॉचमैन का भी देखता है कि कितना अच्छा है कि उसको भी रात को सोना नहीं है, ज़बरदस्ती उसको कोई बेड पे नहीं भेजेगा, आराम से इधर उधर टहल रहा है। यहाँ पास भी वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारा आता है दी वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू द बेड इन हिज लाइफ। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट। आप इस लाइन में भी देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चा एक वॉचमैन से भी इम्प्रेस हो जाता है। मीन्स उसको भी उसका हार्डवर्क क्या लगता है, बिल्कुल प्लेजर देता है कि कहता है काश मैं भी एक, चलो ठीक है, एक जस्ट अ सेकेंड, एक वॉचमैन ही होता। तो यहाँ पास इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द चाइल्ड वॉज सो अट्रैक्टेड टू द मूव्स दैट ही विश टू बी ए वॉचमैन who could walk all night in the street running after his shadow with a lantern in the hand। राइटर इसमें बच्चा वो कहता है कि वॉचमैन का कितना अच्छा है, वो रात को लालटेन लेके चलता है, उसकी जो लालटेन की वजह से जो लाइट आता है, जो प्रकाश आता है, उसका शैडो रहता है, उसका शैडो के अपने इधर उधर मीन्स वो चलता रहता है। उसको कोई भी नहीं कहता है कि आप जाओ अपने बेड पे सो, ये रात हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। वो कहता है काश मैं एक वॉचमैन ही होता, मेरी लाइफ वैसे ही होती जैसे कि ये लोग फ्रीली सब कुछ अपना कर रहे हैं, इनके लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं, किस टाइम आपको स्कूल जाना है, किस टाइम आपको घर जाना है, किस टाइम आपको सोना है, किस टाइम आपको होमवर्क करना है, इनके लिए इनका लाइफ कितना अच्छा है। इस काश मैं भी ये वॉचमैन ही होता। आई होप आपका तो ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और मेरे समझाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं कि इस वाले चैप्टर में है कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है। It is a poetic device involving the comparison of one thing with another thing of a direct kind
अब यहाँ पास मतलब सिमिल का यूज़ वहाँ पास होता है जहाँ मोस्टली आपको लाइक या फिर एज देखने को मिलेगा। इसमें भी दो अनयूजुअल चीज़ों मतलब दो डिफरेंट चीज़ों का इसमें कंपैरिजन दिखाया जाता है। जैसे कि मेटाफर में दिखाया जाता है, बट मेटाफर में उसमें कि मान ही लिया जाता है, दो कंपैरिजन चीज़ों का मान ही लिया जाता है। बस सिमिल में ऐसा नहीं होता है। सिमिल में होता है कि यहाँ कंपैरिजन को लाइक या एज के थ्रू कंपैरिजन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए इस वाले लाइन में आपको सिमिल देखने को मिलेगा। द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड लाइक, देखिए यहाँ पास लाइक का यूज़ हो गया। सिमिल में मोस्टली आपको लाइक या फिर एस का ही यूज़ देखने को मिलेगा। तो वहाँ पास अगर लाइन में आपको लाइक या फिर एस देखने को मिलेगा तो उस वाले लाइन में आपको सिमिल देखने को मिलेगा। द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड्स लाइक अ जेंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। इन दिस लाइन द स्ट्रीट लैम्प्स इज कंपेयर्ड विद द जेंट यूजुअल लाइक। आई होप आपका सिमिल भी क्लियर हो गया, मैंने क्लियर करा दिया। अब रेपिटेशन बार बार मैं हर पोएम में रेपिटेशन आ रहा है तो हर में तो उदाहरण नहीं देने चाहूँगी, ये बता देती हूँ कि कौन सी लाइन में आपको रेपिटेशन आया है। In the poem, many words and phrases have been repeated. For example, when I wish I were. बार बार ये कहता है when I wish were. कभी कहता है हॉकर बनना चाहता है, कभी कहता है कि वो जो वेंडर रहता है वेंडर बनना चाहता है, कभी कहता है वॉचमैन बनना चाहता है, कभी कहता है गार्डनर बनना चाहता है। हर लाइन में आपको ये when I wish और वर, when I wish I were, बार बार आपको ये रिपीटेशन इस वर्ड इस फ्रेज का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पास भी रेपिटेशन आपको देखने को मिल रहा है इस वाले लाइन में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिट्रेशन की, कि आपको एलिट्रेशन देखने को कहाँ मिल रहा है। एलिट्रेशन मैंने जस्ट अभी आपको पहले वाले में बताया कि एलिट्रेशन क्या होता है, तो हम सीधे यही देख लेते हैं कि कौन से लाइन में आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। मैंने बताया कि एलिट्रेशन क्या होता है, बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिले तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पीड, ही स्वाइल्स हिज क्लोथ। यहाँ पास देख रहे हैं शाह की रिपीटेशन देखने को आपको मिल रही है। देखिए डब्ल्यू की भी रिपीटेशन आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पास इसलिए एलिट्रेशन है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क। अब यहाँ पास देखिए टी का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, टी टेक्स टास्क में भी तो आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। फिर ओनोमोटोपोइक भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पास से जो साउंड आपको हो रहा था वहाँ पास ओनोमोटोपोइक में क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएशन विथ व्हाट इज नेम्ड। जैसे अगर किसी भी लाइन में आपको किसी भी साउंड के होने का हो, किसी प्रकार का साउंड शो कराए तो वहाँ पास मोस्टली आपको ओनोमोटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। जैसे कि इस पोएम में आपको दी गोइंग साउंड्स 10, मतलब देखिए यहाँ पास आपको इस वाले लाइन में आपको ओनोमोटोपोइक देखने को मिलेगा। द वर्ड गोइंग इज फॉर्म्ड बाय द साउंड एसोसिएटेड विद द इटरेशन। इट इज़ द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ जस्ट अ सेकेंड एडजेसेंट्स आर क्लोजली कनेक्टेड विथ वर्ड्स। फिर यहाँ पास भी देख लीजिए द गेट द गार्डनर डिंगिंग द ग्राउंड। यहाँ पास क्या हो रहा है, जो गार्डनर क्या कर रहा है, डिंगिंग कर रहा है ग्राउंड को, क्या मतलब छेद कर रहा है, खोद रहा है। तो इसमें भी खोदने में भी क्या साउंड का एक वर्ड हाइड हुआ है, डिंगिंग, यहाँ क्योंकि यहाँ पास देखिए इसमें भी साउंड डिनोट कर रहा है इस वर्ड में, तो यहाँ पास भी ओनोमोटोपोइक वर्ड देखने को मिलेगा। ही डज वॉट ही लाइक्स विद द हिज स्पीड, ही स्वाइल्स हिज क्लॉथ्स, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क। इसमें भी आपको ओनोमोटोपोइक देखने को मिलेगा। अब इस थोड़े से वोकेजन की एक्स्ट्रा क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के, मैंने उसको ऐड किया, हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड द चाइल्ड मीट अ हॉकर। हाँ, चाइल्ड जो है वो बच्चा रहता है वो कहाँ पास हॉकर से मिलता है। द चाइल्ड मीट अ हॉकर ऑन द रोड व्हेन ही वाज गोइंग टू हिज स्कूल इन द मॉर्निंग। वो स्कूल अपने सुबह स्कूल जाता है तो डेली वो हॉकर को देखता है, क्योंकि वो हॉकर भी डेली वहीं पास चिल्लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डिड द चाइल्ड सी अ गार्डनर। कहाँ पास वो चाइल्ड को देखता है, गार्डनर को देखता है। द पोएट सॉ द गार्डनर आउटसाइड हिज हाउस, उसके हाउस के थोड़ा सा आउटसाइड में रहता है, थोड़ा सा दूरी पे रहता है। इन द आफ्टरनून आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल, जब वो स्कूल से रिटर्न होता है तो डेली देखता है कि गार्डनर वहाँ पास अपना कार्य करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू बी अ गार्डनर। चाइल्ड क्यों बनना चाहता है गार्डनर। द चाइल्ड wanted to become a gardener so that he could dig the ground and nobody could stop। वो इसलिए बनना चाहता है गार्डनर क्योंकि उसको मिट्टी के साथ खेलना रहता है। वो कहता है कि काश मैं गार्डनर ही होता कि मिट्टी के साथ मुझे आराम से खेलने के लिए मिलता, खुदाई करने के लिए मिलता और कोई भी मुझे स्टॉप नहीं करता, मतलब कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द चाइल्ड सी अ वॉचमैन। वो वॉचमैन को कैसे देखता है। द चाइल्ड वॉज टोल्ड टू स्लिप व्हेन ही शॉ द वॉचमैन थ्रू एन ओपन विंडो। वो जब वो सोने जाता है तो अपनी खिड़कियों से, अपने रूम की खिड़कियों से देखता है, किसको देखता है, वॉचमैन को देखता है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा चैप्टर 8 है,
आई थिंक ये व्हाट इफ़ जो है हमारा लास्ट चैप्टर ही है। सारे पोएम कंप्लीट हो गए हैं और आपका 1 घंटा पार भी हो गया है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वरना वीडियो अपलोड करने में फ्रेंड प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा जीबी का हो जाता है। तो हमारा जो चैप्टर है दी पोएम व्हाट इफ़, देखिए वतीफ़ लिखा हुआ है यहाँ पास, बट इसको हम पढ़ेंगे व्हाट इफ़। इज़ रिटन बाय सेल सिल्वरस्टाइन। इस राइटर का नाम आप नोटिस कर लीजिए। इट इज़ अ लाइट वर्स वेयर द स्पीकर ऑफ द पोएम आस्क अ सीरियस व्हाट इफ क्वेश्चन टू हिमसेल्फ। मतलब वो क्या कहता है कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, मतलब एक प्रकार का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि राइटर खुद अपने आप से पूछता है। तो वेन द स्पीकर वॉज, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेन द स्पीकर वॉज लाइंग एंड थिंकिंग द प्रीवियस नाइट, वो जो मतलब कि जब वो सोता रहता है, बेड पे सोता रहता है प्रीवियस नाइट, अ ग्रुप ऑफ व्हाट इफ इंटर्स हिज हेड थ्रू इट्स ईयर्स। तो उसके अंदर व्हाट इफ मीन्स होता है क्या यदि, मीन्स इस प्रकार के क्वेश्चन उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर वो लास्ट में सब में कहता है क्या यदि ये होता तो वो होता, या ये होता ये होता। मतलब बहुत सी बेफालतू से क्वेश्चन उसके दिमाग में उस टाइम बेड पे जब वो सोने जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पूरे में पोएम में बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। उसके दिमाग में क्या एंटर करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वटिफ्स एंटर हिज हेड थ्रू हिज ईयर, मीन्स यहाँ पर थ्रू हिज ईयर नहीं कि कोई इंसान नहीं है, कोई तो चोर नहीं आता है, थॉट आते हैं बहुत सारे व्हाट इफ वाले, क्या यदि वाले उसके अंदर थॉट आते हैं उसके दिमाग में। दे फ्रेंड्स पार्टीज एंड सेंग देयर ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, एक प्रकार का सॉन्ग उसके अंदर गुनगुनाते हैं। इन शॉर्ट द स्पीकर स्पेंड द इंटायर नाइट वरिंग ओवर वेरियस absurd एंड पॉसिबल सिनेरियोज दैट मे नॉट इवन टेक प्लेस। मतलब ये पूरी रात वो राइटर जो है ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगा रहता है जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई मतलब बेफालतू के सवालों में वो उलझा रहता है। बेफालतू के सवालों में कहते हैं, हर क्वेश्चन में कहता है व्हाट इफ, मतलब ये नहीं होता तो वो होता, वो नहीं होता ये होता। इस प्रकार से इस पूरे पोएम में वो दिखाया गया है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम इसका। The poem is about the times when our mind is filled with fears and insecurities and we ask ourselves what if these are that happen। मतलब कि अगर एक प्रकार से नहीं, हम फॉर एग्जांपल हम मान लें कि अगर हम किसी से झूठ बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि अगर यार ये मैंने तो झूठ बोल दिया मम्मी से, मम्मा आप मुझे डांटेंगी, पापा मुझे डांटेंगे। मतलब ये सोते सोते आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप कोई गलती करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सोते सोते आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही थॉट इस पोएम में दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा रहता है, पोएट रहता है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अनफ्यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में, उसके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं। मीन्स किसकी वजह से, फियर और इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में उत्पन्न होते हैं, जो वो पूरी रात उन सब क्वेश्चन में स्पेंड करता है। मतलब बेफालतू की चीज़ों को वो सोचते सोचते वो स्पेंड कर देता है। इसी पे ये पूरी पोएम लिखी गई है कि किस प्रकार से एक बच्चे के थॉट होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी सोच के अपनी नींद लेता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। द पोएम टेल्स अस अबाउट हाउ वी समटाइम्स थिंक ऑफ ऑल द डेंजरस एंड नेगेटिव थिंग्स दैट कैन हैपन टू अस। मतलब कौन वो सोचता है कि अगर ये मेरे साथ ये हो गया होता, मतलब ये हो गया होता, वो हो गया होता, तो मेरे साथ क्या होता। इस प्रकार से बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें सोचता रहता है। इस प्रकार से उसकी पूरी रात गुजर जाती है और पूरा पोएम भी गुजर जाता है। एंड नेगेटिव थिंग्स दैट कैन बी हैपन टू अस, मतलब कोई भी वो सोचता है कि मेरे साथ अगर ये डेंजरस चीज़ हो गया तो मेरे साथ ये नेगेटिव चीज़ हो गया। तो ऐसे प्रकार से पूरे पोएम को क्रिएट किया गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, मैंने इसके पोएटिक डिवाइसेस नहीं ऐड किए हैं फ्रेंड। तो बस मैंने ऐड कर लिया है कि आपको थोड़ी सी स्टोरी बता रहे हैं, अगर इससे क्वेश्चन फंस जाए तो आप इसके क्वेश्चन भी कर सकें। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द चाइल्ड फियर इन द पोएम, क्या रीज़न रहता है। तो इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि वो चाइल्ड बहुत, देखिए चाइल्ड वो जो बच्चा रहता है वो सोने जाता है, बट उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, बहुत ही ज़्यादा फियर रहता है कि मेरे साथ अगर कोई डेंजरस चीज़ हो गई, कोई चीज़ मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा। पूरी रात वो ये बच्चा यही चीज़ सोचने में गुजार देता है। तो किस लिए रहता है। द चाइल्ड वॉज वरिड अबाउट हिज फ्यूचर बिकॉज एनी मिसअप कैन हैपन एनी टाइम इन लाइफ। कहता है कि कुछ भी किसी भी टाइम मेरे ज़िंदगी में हो सकता है। देयर सिम्स टू बी लैक ऑफ सिक्योरिटी इन चाइल्ड्स माइंड, बहुत ज़्यादा मतलब उसके पास सिक्योरिटी का लैक रहता है, लाइक मीन्स कमी रहता है उसके माइंड में, मतलब इनसिक्योर रहता है, वो अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेन डिड स्ट्रेंज थिंग्स हिट द चाइल्ड्स माइंड, कौन सा स्ट्रेंज है उसके माइंड को हिट करती है, कौन सी, मीन्स हिट करना मीन्स हॉर्न करना, एक प्रकार से कह लीजिए माइंड को डाइवर्ट करना। तो आंसर ये होगा
स्ट्रेंज थिंग हिट ऑन द चाइल्ड्स माइंड व्हेन शी वाज लाइंग ऑन हर बेड द लास्ट नाइट। मतलब वो कहती है कि जब जब वो कहती है कि जब मैं झूठ बोलती हूँ, जैसे कि मैंने पिछली बार झूठ बोला था, तो मेरे साथ क्या क्या गलत हो सकता है। मीन्स इस प्रकार की स्ट्रेंज चीज़ें उसको क्या करती हैं। लास्ट नाइट वो बेड पे वो, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार की स्ट्रेंज चीज़ें वो सोचती है, पूरे रात यही सोचती है, पूरे पूरे रात में पोएट ने यही सब गुजार दिया, यही सब करके कि ये होता, मैंने उस दिन रात अगर मैंने झूठ बोला होता, अगर उस दिन मुझे चोट लग गया होता, अगर मेरे साथ ये हो गया होता, मेरे फ्यूचर का क्या होता, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूरे इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई व्हाट इफ सॉन्ग। व्हाट इफ सॉन्ग से आप क्या समझते हैं। The what if song in the poem means what will happens in case such a change takes place in the child's life। मतलब क्या चेंजेस उस बच्चे के लाइफ में हो सकते हैं। एक बच्ची हैं, मतलब जो हमारी राइटर साहिबा हैं, उनके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते थे। मतलब अगर उन्होंने ये गलती कर दी तो उसके दौरान उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा। अगर मतलब उनकी लाइफ तो अभी स्टार्ट ही हुई है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा फियर महसूस करती रहती हैं। इस प्रकार से उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, व्हाट इफ सॉन्ग नाम उन्होंने दिया है। मतलब इस प्रकार से वो कहती हैं कि बहुत सारे चीज़ें उनके लाइफ में हैपन हो सकती हैं, मतलब हो सकती हैं। इस प्रकार से इस सॉन्ग को इस प्रकार से उन्होंने डिनोट किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर आपको आई होप ये अच्छा लगा होगा, पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। कनेक्टेड विथ लिटरेचर पॉइंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई होप आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे लिटरेचर पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। लिटरेचर का एल कैपिटल, पॉइंट का पी कैपिटल, और इसमें आपको बहुत ही सारे पीडीएफ मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल इंग्लिश का ही पीडीएफ मिलेगा, आपको सब कुछ सीडीपी, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मुझे मिलते हैं मैं सारे ग्रुप में शेयर कर, चाहे सीडीपी का रहे, चाहे हिंदी का रहे, चाहे ग्रामर का रहे, चाहे जितने भी, चाहे कंप्यूटर का रहे। आपके एग्जाम में पूरे कॉमन पेपर में, सब नॉर्मल कॉमन पेपर में तो ये सब कुछ आ रहा है। तो जितने भी एग्जाम पॉइंट है वैसे मुझे पीडीएफ मिलते हैं, सारे मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करता है। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, क्योंकि 15 दिन आपका एग्जाम बचा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरी पूरी मेहनत कर रही हूँ। पूरी रात मैं पीडीएफ बैठ के बनाती हूँ, फिर जाकर सुबह मैं पूरी रात में पीडीएफ बनाती हूँ, फिर उसके बाद सुबह मैं रिकॉर्ड करती हूँ, देन मैं आपको पोस्ट करती हूँ, और पोस्ट करने में पूरा 2-2.5 GB डेली का नेट मेरा पूरा चला जाता है। समझ रहे होंगे मैं कितनी प्रॉब्लम से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।